हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हमारी केस स्टडी 10 और बाकी 65 तक केस स्टडी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे बता देता हूँ 11 to 15 में भी इसमें आपको केस स्टडीज मिल जाएंगे। 64 एक पेंडिंग है, तो आपको 6 केस स्टडीज में कंप्लीट मिल जाएंगे। लॉ की केस स्टडीज के बाद सारी कंप्लीट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 11। So Banyan Tree Enterprise Private Limited, incorporated in India for the past 6 years, has not conducted any business operation or significant accounting financial transactions for the last two consecutive financial years. ठीक है, मतलब बेसिकली कहना चाहेगा कि कंपनी कोई भी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म नहीं करती लास्ट टू कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में। तो कंपनी बोलती है कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल वगैरह कुछ नहीं करूंगी, इसमें डोरमेंट स्टेटस का अप्लाई कर देती हूँ। तो इसका ये है पूरा सिनेरियो। अब इसमें दे रखी है कि एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं, कोई भी पेंडिंग लीगल डिस्प्यूट नहीं है, कंपनी के पास कोई लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूज वर्कमैन ड्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है। कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनिशिएटेड अगेंस्ट बैनियन ट्री 6 months ago and which is currently in progress but no report has been concluded. इन्वेस्टिगेशन हुई अभी 6 months ago, बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनकी। डायरेक्टर आस्क वेदर स्पेशल रिजोल्यूशन द जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग द गवर्नमेंट स्टेटस एप्लीकेशन। तो डायरेक्टर पूछे कोई स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह तो नहीं चाहिए जनरल मीटिंग में। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अप्लाई करना है तो उसमें आपका ये होता है कि आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं चलनी चाहिए। एंड सेकंड, आपकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू है, कोई भी लोन ले रखा है, या आपकी एजीएम्स वगैरह कंडक्ट, वो सब चीज़ें आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। अगर आपकी पेमेंट कर रहे हो और उसी फीस की, एंड ऑफिस की मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में कंसिडर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। अभी आप आरओसी को तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अपने ऑफिस को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो डेट इज द थिंग, वो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज बनियन ट्री एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करंटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आरओसी फॉर डोरमेंट कंपनी स्टेटस? ये अप्लाई कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखा एडिशनल फैक्ट्स में कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है 6 months ago जो स्टार्ट हुई और विच इज करंटली इन प्रोग्रेस। तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 455 के अंदर कोई भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन या आपकी बस लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आप आरओसी में अप्लाई, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस में अप्लाई कर सकते हो। यस, इंसेंटिव नॉट कैरिड एनी बिजनेस नहीं कर सकता। नो, बिकॉज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो, द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बार्स एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट स्टेटस, ये एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन गवर्नमेंट स्टेटस एप्लीकेशन? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैंने सिंपल की कंपनी क्या कहते हैं, अप्लाई कर ही नहीं सकती। आरओसी क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को, लेगा ही नहीं। वो सिंपल बोल देगा आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम आपको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते। आरओसी विल लाइकली रिजेक्ट और डिफर द एप्लीकेशन अंटिल द इन्वेस्टिगेशन क्लियर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ गवर्नमेंट स्टेटस इज ग्रांटेड वन मिनिमम कंप्लायंस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एवरी ईयर। अब क्या क्या कंप्लाइन करना पड़ेगा? मैं आपको बताया था ऊपर, मैंडेटरी होता है आरओसी फीस और पेमेंट ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह सबको पे करना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें तो मिनिमम कंप्लाइंस है। नन ऑल स्टेटरी फाइलिंग बोर्ड मीटिंग आर सस्पेंडेड। एटलीस्ट वन मोड मीटिंग होनी चाहिए 6 months में। पेमेंट ऑफ एनुअल फीस होनी चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ स्टेटरी रजिस्टर्स होने चाहिए। सिंपल यही होना चाहिए। आरओसी फीस है, पेंटेंस स्टेटरी रजिस्टर्स है, और एक बोर्ड मीटिंग कन्वर्ट हो रही है 6 months में। दीज आर मैंडेटरी कंप्लाइंस। उसके अलावा कुछ नहीं है कि आपको रेवेन्यू वगैरह तो भाई हो गया, तो गवर्नमेंट के स्टेटस अप्लाई क्यों करेगा वो? और ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं होती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Does payment of statutory fees to ROC and rent for office record maintenance count as significant transactions? अभी क्या बताया? ये significant accounting transactions नहीं होती। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, significant accounting transactions वो होती हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, बोरिंग्स किसी से ले रखी हैं, ये सब चीज़ आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं होती। होती हैं और बट आरओसी की फीस, ऑफिस रिकॉर्ड की रेंट के, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, जनरल मीटिंग में बोर्ड मीटिंग हो रही है एक हर 6 महीने में, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हो, ये सब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में कंसिडर नहीं होती। नो, दीज आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 455। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Okay, case study 12. XYZ Limited Technology Manufacturing Company plans to raise fund through initial public offer. कंपनी आईपीओ वगैरह ला रहे हैं, उसमें कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करा है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो उसके कुछ वो दे रखा है आईपीओ 2000 करोड़ का, इसमें 1000 करोड़ प्रोजेक्ट एक्सपेंडिशन के लिए होगा, 600 करोड़ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए होगा, 300 करोड़ स्टेटेड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 100 करोड़ एलोकेटेड फॉर डेट रिपेमेंट। आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आईपीओ आप रेस कर रहे हो, अब आईपीओ की जो अमाउंट है, अगर उसका आपका पर्पस ये भी है कि भाई मेरे को कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए भी अपना फंड चाहिए, कि वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को अपनी सैलरी देनी है, अपना लोन चुकाना है, तो जो भी इस चीज में डेट रिपेमेंट आ गया इसमें, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए जो भी अगर अमाउंट रेज कर रहे हो, वो आपका जो टोटल अमाउंट रेज कर रहे हो 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। सेबी का रूल ये कहता है। जो 2000 करोड़ का 25% कितना हुआ, 500 करोड़। तो मतलब आपका जो अमाउंट है 500 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कैन एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोसीड विद द फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट वाइल प्रोमोटर्स स्टिल होल्ड 10% शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म? नहीं कर सकता। क्यों? सेबी ये कहता है कि भाई अगर आप अपना आईपीओ रेस कर रहे हो और प्रमोटर्स के पास अभी भी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं, तो उनको क्या, फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईपीओ फाइल कर सकते हो। तो जो कंडीशन है उसमें कंडीशन एक ये भी है कि जो प्रमोटर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं रख सकते, उनको डीमेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। No, all promoter shareholding must be dematerialized prior to filing. Option B is the correct answer. Out of 2000 crore proposed to be raised, 300 crore is for general corporate purpose. Does this comply with the requirement of amount being raised by issuer? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर आप 25% ऑफ इशूड जो रेज्ड अमाउंट है उससे अगर उतना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, 1/4 बेसिकली, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। सेबी का रूल ये कहता है, सिंपल। अभी क्या है यहाँ पे 500 करोड़, ही कितना रेज कर रहे हैं, 300 करोड़, सिंपल, तो कम ही आ रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लीट आगे प्रोसीड कर सकते हो। Yes, 25% limit is satisfied. Simple. Option A is the correct answer. Exceed तो कर ही नहीं रही है वो, because it is within 25, ये भी नहीं है। No as amount can not be used, general corporate purpose के लिए use कर सकते हैं। Limit is 25% of the amount raised. XYZ Limited was earlier a partnership firm. Can its financial track record be considered for IPO eligibility? ठीक है, अगर जो कंपनी थी वो पहले पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी रह चुकी है, तो उस वाली कंडीशन में अगर उसको फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन उस वाली कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने जितने भी फाइनेंशियल्स थे उसको कंपनीज एक्ट के अंदर उसको सारे अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसको अपनी रीस्टेट करनी पड़ेगी एज पर कंपनीज एक्ट 2014। उसमें जितने भी एएस वगैरह लग रहे हैं, इंडेस लग रहा है, एंड कोई भी आरओसी का कंप्लाइंस है, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं इंडेस के अकॉर्डिंग या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें हैं उसको सब रीस्टेट करना पड़ेगा और अपनी सारी डिस्क्लोजर्स जितने भी हैं उसको सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद ही वो एलिजिबल हो सकता है और ऑडिट कराना पड़ेगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यस, प्राइवेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर रजिस्ट्रेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, फॉर्मेट एंड सर्टिफाइड होना चाहिए, किससे, सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट। ऑप्शन बी। वट हैपन्स टू पार्टली पेड अप शेयर डेट रिमेन अनपेड एट टाइम ऑफ आईपीओ फाइलिंग? आईपीओ के टाइम पे हमारे कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप सिंपल क्या करते हो भाई, अकाउंटिंग्स में पढ़ा है आपने 11th-12th क्लास में कि अपने पार्टली पेड अप शेयर जितने भी होते हैं हमको उसका करते हैं, फुली पेड होंगे या फोरफिट कर दोगे। अगर आपके पास सपोज 10 रुपीज पर शेयर आपने आईपीओ रेस करा, अब आपके पास आया 6 रुपीज, 4 रुपीज आप क्या करोगे, जिसने आप जो आपका ओनर है, जिसने आपको शेयर आपने जिसको शेयर्स अपने सेल करे उससे बोलोगे भाई 4 रुपए और दे, नहीं तो हम क्या करोगे, 6 रुपए वापस कर दोगे। या तो उससे फुली पेड अप शेयर होना चाहिए या फॉरफिट कर दोगे बिफोर फाइलिंग। सिंपल, दे मस्ट आइदर बी फुली पेड और फॉरफिटेड बिफोर फाइलिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Case study 13. MNO Limited manufacturing company has defaulted on repayment of its loan and is admitted into corporate insolvency resolution process by the National Company Law Tribunal. ठीक है, बेसिकली इसने डिफॉल्ट वगैरह कर दिया, इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो चुकी है एनसीएलटी के द्वारा। अब ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कैन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफेसिया एक्ट ड्यूरिंग ए मॉनिटोरियम? एक चीज समझो, अगर कोई भी आपका सरफेसिया एक्ट वगैरह आईपी के दौरान में मॉनिटोरियम पीरियड में आपका कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रखा है, डेटर्स वगैरह ने चार्ज क्रिएट कर रखा है, बेसिकली क्रेडिटर्स हो गए, कॉर्पोरेट डेटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो उन्होंने चार्ज वगैरह क्रिएट कर रखा है, आप उसके अगेंस्ट आपने लोन ले रखा था उनसे, एंड कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी आपका आप नहीं कंसिडर कर सकते जब तक कोई भी एनसीएलटी ऑर्डर पास नहीं करता उस चीज से रिलेटेड। लेकिन अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है और
अगर आपका कोई पर्सनल गारंटर इस चीज से रिलेटेड है तो आपके जो भी चार्ज उसको पहले आपको देना पड़ेगा उनको। अदरवाइज कोई भी प्रॉपर्टी है एंड आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी में जो चार्ज है वो आप ऐसा नहीं कि सिक्योर क्रेडिटर्स उसको ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एनसीएलटी जो प्रोसेस बनाएगा उसी बेसिस पे ही आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे लिक्विडेशन में करते हैं ना, लिक्विडेशन में पहले हम क्या करते हैं, जो भी सिक्योर्ड चीजें होती है सारे एसेट्स का टोटल लगाते हैं, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, डेट रीपेमेंट्स होती हैं, जो भी होते हैं, उसके बाद लास्ट में बचता है लिक्विडेशन फीस वगैरह और कमीशन वगैरह सब कुछ पे करने के बाद कि ये इतना अमाउंट बचा है, वो जो पार्टनर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही प्रोसेस होता है लिक्विडेशन वगैरह में। तो वैसे ही सेम इसमें एप्लीकेबल है आईपीसी में। जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, सॉरी, जब भी कोई भी प्रोसेस होता है तो खाली कंडीशन दो चीजें ऐसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है अगर पर्सनल गारंटर से रिलेटेड है, उस वाली कंडीशन में वो चीज रिलीज हो सकती है। अदरवाइज कुछ भी एनसीएलटी ही बताएगा कैसे क्या रिलीज करना है या नहीं करना। लेकिन अब जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर एनफोर्स कर सकते हैं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो वो एनफोर्स नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, ये एनफोर्स नहीं कर सकते। एनसीएलटी ही अगर आप बताएगा कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है, अदरवाइज जो लॉ में लिखा हुआ है कि एनफोर्स नहीं कर सकते। नो ऑल एनफोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आर प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 14 ऑप्शन बी। कैन द सप्लायर्स और रॉ मटेरियल टर्मिनेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, सप्लायर जो है रॉ मटेरियल का सब टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अनलेस अगर उनके जो भी ड्यूज है मॉनिटरियम के बाद अनपेड है तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज वो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। अभी उसको जो रेगुलर है वैसा उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नो अनलेस ड्यूज अराइजिंग आफ्टर मॉनिटरियम रिमेन अनपेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैन द लैंडलॉर्ड रिपोसेस द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग मॉनिटरियम? जो लैंडलॉर्ड है अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस को रिपोजेस कर सकता है जो कॉर्पोरेट डेटर ने ऑक्यूपाइड करे ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग। अभी क्या मैंने बताया, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस को, लैंड कुछ भी नहीं कर सकते। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड कॉर्पोरेट डेटर स्पेसिफिकली बार्ट, जो मैंने ऊपर बताया सिक्योरिटी इंटरेस्ट ले सकते हैं, फैक्ट्री प्रीमाइसेस अपने ओनर की प्रॉपर्टी वापस ले नहीं होगा, उसमें चार्ज क्रिएट हो रखा है, पहले वो भाई चार्ज निपटाएगा, जो भी इसके डेटर क्रेडिटर्स वगैरह है उनका पेमेंट करेगा, उसके बाद ही अगर कुछ बचता है तो वो ओनर को मिलेगा। No recovery of property occupied by corporate debtor is specifically barred under section 14(1). D option B is the correct answer. Can the concerned regulator suspend MNO's limited manufacturing license sitting insolvency proceedings? जो कंसर्न रेगुलेटर है MNO लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। नो लाइसेंस परमिट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड सस्पेंड मेयरली ड्यू टू इंसॉल्वेंसी प्रोवाइडेड करंट ड्यूज जो कंटिन्यूएशन है वो पेड हो जानी चाहिए। सिंपल ऑप्शन बी। कैन बैंक बी इनिशिएट रिकवरी पर्सनल गारंटर ऑफ एमनो लिमिटेड? अगर जो पर्सनल गारंटर्स है उसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। हाँ, मैंने क्या था दो चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड और पर्सनल गारंटर से अगर रिलेटेड है तो वो प्रोसीड हो सकती है, अदरवाइज कुछ भी प्रोसीड नहीं हो सकता। यस, सिंस मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई टू श्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में ये अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Case study 14 Superior Software Limited has a board comprising 6 directors, including Mr. Pitambar Das, the managing director. At the beginning of the financial year 24-25, all the directors submitted notice of disclosure of their interest in the body corporates in the prescribed form. Based on the above facts, answer the following questions by selecting the most appropriate option. जो ठीक है, अब सुपीरियर सॉफ्टवेयर है, कंपनी है, 6 डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर पीताम्बर दास उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल 24-25 ऑल डायरेक्टर्स को नोटिस सबमिट करना है कि अपना इंटरेस्ट किस किस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, किस कंपनी में ऐसा कुछ प्रोड्यूसिंग प्रोसीडिंग्स वगैरह कुछ चल तो नहीं रही है, जो भी उनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उसमें सारे इंटरेस्ट अपने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। The board of directors consists of 6 directors. All directors had disclosed their interest at the time of appointment in 23-24. Further, during 25-24-25, कोई भी change occurred नहीं हुआ in the interest of foreign directors, so did not submit the notice of disclosure of their interest in the first board meeting held on 12th April 24। कोई भी किसी ने भी डिस्क्लोजर अपना सबमिट नहीं करा 12 अप्रैल 24 को जब उस फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लीगल पोजीशन? तो क्या कहते हैं, हर डायरेक्टर को जो भी फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होती है अपना फ्रेश डिस्क्लोजर उनको सबमिट करना होता है। तो फ्रेश डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल 24-25 की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सिंपल आपको लॉ ये कहता है कि जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उस फाइनेंशियल ईयर की उसमें आपको अपना क्या कहते हैं डिस्क्लोजर सबमिट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। As Superior Software Limited holds its first board meeting on 12th April 24, ठीक है। On 1st August 2024, Mr. Pitambar Das acquired the interest in XYZ company। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 12th अप्रैल को है। 1st अगस्त 24 में जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पीताम्बर दास उन्होंने एक कंपनी में अपना एक्वायर करा इंटरेस्ट XYZ कंपनी में। अब वो कब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे?
जब भी वो चेंज हुआ है उसके बाद जब भी जो भी पहली मीटिंग होगी उसमें उनको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने अपनी इस कंपनी में डायरेक्टरशिप लिया है या ऐसे कंपनी में मैंने इंटरेस्ट एक्वायर्ड करा है। जो भी चेंज हुआ है उसको, जो भी चेंज हुआ है उस चेंज के बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग है, चाहे वो कल हो चाहे 1 महीने बाद हो, उनको अपना डिस्क्लोजर उसमें देना पड़ेगा एट द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच change. Option D. What is the legal consequence if director fails to disclose his interest as required under section 184? अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करे तो क्या कॉन्सिक्वेंस, जेल भेज देंगे उसको? नहीं भाई, इंटरेस्ट ही डिस्क्लोज नहीं करा जेल को ही भेज देंगे छोटी छोटी चीज के लिए। क्या करेंगे? फाइन लगेगा 1 लाख रुपए तक का फाइन, अप टू रुपीज 1 लाख। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Case study 15. Global Search Consultants LLP, Indian entity, entered agreement with the Mr. Daniel Wong, a person resident outside India, under which it received USD 75,000। उसका ग्लोबल सर्च कंसल्टेंट्स को 75,000 USD मिले हैं, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस रिलेटिंग टू मार्केट रिसर्च में अगर कुछ प्रोवाइड करती है उससे रिलेटेड 75,000 USD मिला है। ड्यू टू इंटरनल इश्यूज द सर्विसेज कुड नॉट बी रेंटेड, अमाउंट कंटिन्यू टू रिमेन। कुछ इशू की वजह से कंपनी के बैंक अकाउंट में ही पैसा रह गया इन इंडिया बियॉन्ड 1 साल से ज़्यादा। तो कोई भी प्रायर परमिशन है, कुछ भी ऑप्टेन नहीं रिजर्व बैंक से। अब आंसर बताने। द रिसीप्ट ऑफ 75,000 बाय ग्लोबल सर्व कंसल्टेंट एलपी इज क्लासिफाइड अंडर फेमा इज। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन किस में आती है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। सिंपल, ये तो पता ही आपका होगा, आपके पापा वगैरह शॉप वगैरह में है या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी भी होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में होती है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी। इफ द कंट्रावेंशन अमाउंट इज यूएसडी 75,000 बट द मैक्सिमम पेनल्टी। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है फेमा के अंदर, उसमें पेनल्टी कितनी लगती है? जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। 75,000 का 3 टाइम्स कितना हो गया? 1,50,000 प्लस 75,000, 2,25,000 USD उसको मैक्सिमम पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अंडर फेमा। USD 2,25,000, ऑप्शन सी। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी अवेलेबल टू ग्लोबल सब कंसल्टेंट टू रेगुलराइज द डिफॉल्ट? जो डिफॉल्ट हुआ है उसके लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी क्या है? फाइलिंग एन अपील, सीकिंग एक्सपोस्ट, आरबीआई अप्रूवल, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, पेमेंट ऑफ पेनल्टी। फेमा के अंडर जो रूल है वो ये कहता है कि कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज द बेस्ट लीगल रेमेडी अवेलेबल टू अवेलेबल टू ग्लोबल सर्व। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का मतलब ये होता है कि एक तरीके का ये टेम्पररी सॉल्यूशन होता है कि जिसमें कंपनी अगर कोई भी डिफॉल्ट करती हो वो पेनल्टी देके अपनी बता के कि मैंने इस चीज़ के लिए मैं गिल्टी हूँ और ये पेनल्टी मेरी बनती है, प्लीज पेनल्टी को पे करके मेरा अमाउंट जो भी है उसको सेटल कर दो। तो बेसिकली क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन एक टर्म डिफाइन करके दे दिया उन्होंने कि आपका कोई भी टेम्पररी प्रॉब्लम हुआ है तो उसका जाके आप गिल्टी, अपनी गिल्टी बता दो कि ऐसा 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 हुआ है, मैं उसके लिए गिल्टी हूँ और मेरे को ये पेनल्टी बनती है, पेनल्टी पे करने के लिए रेडी हूँ, बता के आपका सॉल्यूशन वो क्या है, एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी है जो इस वक्त अवेलेबल है ग्लोबल सर्व अंडर फेमा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपकी जो केस स्टडी यहाँ पे पेंडिंग बची है वो है बची है 64। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको उससे कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि सारी रिलेटेड यहाँ पे इससे सब पहले से रिलेटेड मिलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ 6, 7, 8 केस में MCQs हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आपकी सारी केस स्टडीज यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं, जितनी भी एडिशनल केस स्टडीज थी वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। बस मेरा नंबरिंग चेंज हो सकता है लेकिन मैंने जो टाइटल में नंबर डाले हुए हैं केस स्टडीज के वो पूरे एक्यूरेट हैं, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे नंबर देखो, अपने केस स्टडीज जो PDF का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक खोलो और अपना पूरा केस स्टडीज को सॉल्व करो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे को बाकी ईमेल भी कर सकते हो। एंड जिनके पेपर्स हैं ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।